रोजगार को या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक मोटी मोटी फ्रेमिंग कर लेते हैं। पहली बात तो सरकार ये कह रही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक प्रमुख स्तंभ है रोजगार, है ना, रोजगार प्रमुख कदम। ये पहली बात बोली थी, इसके अंदर ही शुरुआत करेंगे अपन हम। दूसरा कदम, हाँ, दूसरा कदम जो शासकीय रोजगार हैं या शासकीय जो सेवाएं हैं, सरकारी क्षेत्र की नौकरियां हैं, उनमें जो रिक्तियां हैं नौकरी, उसको हम जल्द से जल्द एग्जाम करके कनेक्ट करके उसको फिल करेंगे, नियुक्तियां, है ना। हाँ, दूसरा कदम कौन सा है इसके बाद? क्या? ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे अपन? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम एमपी में कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं इसमें हम 30 डेज 30 दिन में अपना रोजगार मतलब शुरू करें। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश जो गारंटी अधिनियम है उसके अंतर्गत इसको लेके आ रहे हैं ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और क्या कर रहे हैं? चौथा है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं एमपी के अंदर। इंडस्ट्रियल एरिया हमने बढ़ाए नए। और कुछ? आईटी पार्क, आईटी पार्क के कदम उठाए जा रहे हैं। और कुछ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। और कुछ? सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार शुरू करने की प्रेरणा दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। इतने प्रयास अपने यहां तक अब तक हो गए। क्लियर? अब आपको देखो मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए बोले तो सरकारी कदमों पे तो अपना अच्छा खासा लिख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, क्योंकि हमारे स्किल डेवलपमेंट नहीं है, काम है लेकिन काम करने का जो होना चाहिए, कौशल चाहिए, वो लोगों के पास नहीं है। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, आठवां प्रयास, हम स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। आठवां प्रयास, इसके लिए भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क तैयार कर रहे हैं। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट्स, यदि इन पॉइंट्स को आपने लिखा मेंस के आंसर में तो आपके नंबर बाकी से अलग आएंगे, क्योंकि बाकी लोग रोजगार को लेके परंपरागत निबंध टाइप पे याद कर लिया उन्होंने। जब भी उनसे पूछो प्रदेश सरकार का रोजगार, तो वो अपना ही अलग ही वो गाना गाना शुरू कर देते हैं, ठीक। एक लड़का से हमने इंटरव्यू पूछा तो वो वही बोलना शुरू किया। तो मैंने पूछा कि कब का फिगर बोल रहे हो? बोले सब जो 4 साल पहले पहला इंटरव्यू दिया तब के ये था, तब से वही चल रहा कांस्टेंट, पहले मेंस से। बोले मेंस में भी लिख के आता हूँ, इंटरव्यू में भी बोलता हूँ, मैं इसी कारण नहीं होता है। 4-5 साल में जो नए प्रयास हुए उनको तो बताओ, ठीक। और उसमें भी वो एक परंपरागत कि रोजगार ये है, रोजगार मतलब रोजगार की पहले सबसे पहले रोजगार की परिभाषा क्या होती है, अब उन्होंने पूछी नहीं है। पहले सरकार के तरफ पूछा वो रोजगार की परिभाषा है। मैं क्या आपको तकनीकी कौशल का वास्ता है, स्किल का अभाव है, स्किल डेवलप, समझ नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें अच्छी लिखी जाएं और अपडेट मोड में आए कि हाँ ये अब ये आंसर जो आएगा रोजगार को लेके, ये आपका आंसर बाकी कॉपी से अलग हो जाएगा, ठीक। इतने आयाम किसी टच ही नहीं किए होंगे रोजगार को लेके एमपी गवर्नमेंट के, इतने आयाम एक आध तो इसी पे इन्हीं पे काम चलता आएगा, या फिर वो स्कीम लिख देगा फिर उठा के कि प्रदेश सरकार की ये स्कीम, मध्य प्रदेश सरकार की ये स्कीम है, ठीक। स्कीमों से आगे बढ़ो, और भी सरकार पास कर रही है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पास कर दी ताकि लोगों को स्किल देकर रोजगार दिया जाए या वो स्वरोजगार शुरू कर सके। तो भोपाल में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क। संभाग स्तर पर 10 मॉडल आईटीआई को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मौजूद कर रहे हैं। ठीक। इसके अलावा प्रदेश के 46 विकास खंडों में जहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है नहीं है, वहाँ हम सेंटर्स को बना रहे हैं। प्रदेश के 46 विकास खंडों में जहाँ पे अभी वर्तमान में संस्थाएं नहीं हैं आईटीआई,
वहां पे ITI भी खोल रहे हैं, ठीक, वहां पे ITI भी खोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तीन स्टार एवं उच्च ग्रेडिंग प्राप्त समस्त शासकीय ITI की संख्याओं में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में। यदि हम ग्रेडिंग की बात करें तो हमारे ITI केवल ITI नहीं है, अच्छे क्वालिटी के भी है। और क्वालिटी का पैमाना ये है कि 3 स्टार और उच्च ग्रेडिंग, हायर ग्रेडिंग प्राप्त समस्त शासकीय ITI जो हैं देश में, उसमें सबसे ज्यादा MP का पास ही है, सबसे ज्यादा MP के पास है, ठीक। सरकार एक और स्कीम लेके आ रही है, मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना, जिसपे केश शिल्पी जो होते हैं, मतलब केश शिल्पी मतलब जो नाई का काम करते हैं, बढ़ई, लोहार, चर्मकार और माटी कलाकार, इन सब का कौशल भी इंप्रूव करेंगे, ठीक, ताकि अगली बार जब कटिंग कराने जाएं तो वो आपसे कुशलता के साथ बाल काटे। ऐसा नहीं है कुछ भी मतलब कर दिया, कंघी उंगी लगा के बोलो ठीक जाओ, अब वो बड़ा स्टाइलिश काटेगा, तुरंत बाल कटवा के आप निकलेंगे तो रणवीर कपूर टाइप लगेंगे नाई की दुकान के बाहर। कौशल उसका किया जाएगा इस तरह से। लोहार, बढ़ई, इन लोगों को भी हम, तो मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना, इससे उनकी आजीविका सुरक्षा आय में वृद्धि होगी, ठीक। हालांकि बात मजाक की, लेकिन फिर भी इन पेशों को आमतौर पर कौशल उन्नयन से लाभ नहीं मिल पाता था, उनको भी हमने लाभ के दायरे में लेने की कोशिश करी है ना, क्लियर। तो अब अपने पास स्किल डेवलपमेंट पे ये सारे पॉइंट्स हो गए जो शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। सिंगरौली में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जा रहा है। माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, नौ पॉइंट लिखिए। प्रदेश में मनरेगा से प्रति परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस रहा है। आपको पता है कि इसमें ग्रामीण रोजगार, अकुशल रोजगार की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत नहीं है। अब जिन पर स्किल भी नहीं है उनके लिए भी सरकार की स्कीम बताइए आप, ठीक। जिनमें थोड़ी बहुत स्किल है उनकी स्किल इंप्रूव कर देंगे, जिनमें स्किल करने की इच्छा है उनको ITI से ट्रेनिंग दे देंगे। देखिए कितने पैसे कर दी प्रदेश सरकार। जिनको स्किल आ गई है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के पैसा दे के आप बिजनेस कर लो, खुद का रोजगार कुछ करना है सेल्फ का वो कर लो। नहीं मैं सब तो IT का बंदा हूँ तो IT पार्क बना दिए हैं, वहाँ पे फैक्ट्री कंपनी आएंगी, आपको वहाँ रोजगार मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा खुद का फैक्ट्री लगानी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो कर लो, ठीक। इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया खोल दिए हैं, वहाँ जाके फैक्ट्री लगाई जाएंगी, बाहर से भी आएंगे, देश उद्योग वही लगेंगे। ये सब नहीं करना है, सरकारी नौकरी करनी है तो वैकेंसी आ रही है तैयारी कर लो, ठीक, समझे। तो पहले सरकार इतने सारे प्रयास रोजगार के लिए कर रही है। और अपन कहते हैं कि रोजगार के लिए मामा जी कुछ कर नहीं रहे हैं, अपन देख नहीं पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम सबने रोजगार का मतलब है कि रोजगार होता है, वह है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उससे नीचे कोई रोजगार नहीं होता, ठीक, क्लियर है ना। तो ये सब करेंगे। अब आइए पर्यटन को बढ़ा दे रहे हैं, यहां भी आपको रोजगार मिल जाएगा। विदेशी लोग घूमने आए, घुमाइए आप, बताइए उनको कि ये ऐसा ये तालाब महाराज ने खुदवाया था, नहीं ये महल ऐसा बनवाया है, इस मंदिर की ये खूबी है, और फिर घुमाइए उसको, बेफुनाइए कि इस मंदिर में तो मन्नत मांगो और जो घुमा रहा है उसको 500 रुपये दोगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो खुद ही 500 ले खड़े हो गए। चलिए इसमें लिखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं मौजूद हैं, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, प्राकृतिक संरचनाएं हैं, ये सब प्रदेश में मौजूद है, इसलिए पर्यटन के लिए अपन संभावनाएं ली होगी। हमारे हर तरह का पर्यटन है MP के अंदर, अजब गजब है। MP टूरिज्म
का ऐड ही देखते हुए दिखाते हैं उसमें भाई हमारे पास सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएँ भी हैं, ठीक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी हमारे पास हैं आदि। इससे स्थानीय रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आपको खजुराहो घूमने जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि घर से खाना लेके जाएगा, इंदौर से आधा आटा लेके आएगा, वहीं स्टेशन बनाएंगे वहीं खाएंगे फिर घूमेंगे, ठीक नहीं, या गद्दे घर से लेके आएंगे वहीं स्टेशन सो लेंगे फिर सुबह उठ के घूम के फिर शाम को वापस जाएगा, होटल में ही जाएगा। बहुत बेले ही ऐसे होंगे कि साइकिल भी घर से लेके आ जाएंगे, वहाँ से स्टेशन से वहाँ जाए मंदिर तक साइकिल से जाऊँगा, भाई टैक्सी भी यूज़ करेगा। तो तमाम जो वहाँ के लोकल होटल हैं, टैक्सी आदि को भी फायदा होता है। पर्यटन सर्विस सेक्टर है, ठीक, वो हमारी इकॉनमी में पर्यटन का बड़ा योगदान है। भारत के लिए बात करें तो ये वहाँ पे उतनी रिलेवेंट है जितनी यहाँ पे है एमपी के लिए, ठीक। दुनिया में जितनी विविधता है महाद्वीपों में उतनी अकेले भारत में है। आपका मन कर रहा है कि मैं पहाड़ देखूं और बर्फ देखूं, चढ़े हिमालय पे कोई दिक्कत नहीं। आपका मन कर रहा है कि मैं समुद्र देखूंगा सीधे नीचे केरल, आपका मन कर रहा है कि मैं तो वर्षावन देखूंगा, आसाम जाइए ना। और आपका मन कर रहा है कि रेगिस्तान में घूम के बंजू की तरह घूमूंगा, मजनू की तरह फोटो खिंचाऊंगा धूल मिट्टी में, तो जाइए। नहीं, था का रेगिस्तान कंधा कर रहा है, ठीक, ये तो हो गया नेचुरल। इसके बाद आप चाहते हैं कि जनजातीय संस्कृति आदि को देखना है आपको, तो मध्य प्रदेश में आइए, यहाँ भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपका मन कर रहा है कि गुजरात में भी कुछ इलाके ऐसे हैं, राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं, वहाँ जा सकते हैं, ठीक। आपका मन कर रहा है कि हम प्राकृतिक स्थल घूमें, तो उसके लिए बहुत स्थल है अपने पास, ठीक। वन्य जीव आदि देखने हैं तो उसके लिए भी स्थल है। फिर धार्मिक करना है तो वो भी है, ठीक। आपको राम जी याद आ जाए तो हृदय जाएंगे, ठीक, बस है। और नहीं तो नीचे रामेश्वरम, वहाँ भी चारों धाम कर लीजिए। मन कर रहा है कि इस्लामिक पर्यटन करना है तो अजमेर आदि हमारे पास मौजूद है, अच्छे स्थल, ठीक। इसी प्रकार क्रिश्चियन धार्मिक स्थल तो केरल चले जाइए, वहाँ मिल जाएंगे आपको अच्छे चर्च वगैरह, सब तरह के स्थल वहाँ मौजूद है। आप बताइए ना करना क्या है आपको, ठीक, बस बता दीजिए पास, बाकी फॉर्म सब करवा देंगे आपका। एक ही पैसा बच के जाने नहीं देंगे, लौटते में 10 रुपये हमसे उड़ा दे के जाओगे कि घर तक का पैसा दे दो, है ना। चलिए, अब हेरिटेज संपत्तियों को संरक्षण करने के लिए क्या किया है? ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ रीवा, ये हेरिटेज संपत्तियां हैं। अब पता करिए ताजमहल भोपाल में है कि नहीं है, गोविंदगढ़ रीवा में है कि नहीं है, किसको बोलते हैं? बनवाया तो नवाब शाहजहां बेगम ने बनवाया था, इंस्पायर शाहजहां से भी नाम भी उन्होंने शाहजहां ही रखा था, उन्होंने बनवाई थी। ठीक है, वेरी गुड। गोविंदगढ़ रीवा, राजगढ़ पैलेस छतरपुर, माधवगढ़ गुना सतना, इनको हम निजी निवेशकों के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। फिर प्रदेश में जल क्रीड़ा शुरू की जा रही है, वाटर स्पोर्ट। हालांकि 2 वर्ष से बारिश बहुत हो रही है और हर मानसून में जल क्रीड़ा आपको किसी भी शहर मिल जाएगी। जहाँ तो जाने होते भरपुआ पे भी मानसून में खूब जल क्रीड़ा हुई इस बार, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। एक बार बस बैठ जाओ हम पानी के साथ और पीछे धक्का दे दे, सीधे देवास नाक बहु नाका निकले अपन नहीं, बिना बस के टायर बैठ के धीरे निकले, जल कीड़ा से। कितना पानी भरा था जब पानी बारिश में, BRTS में लोग नाव वक्त चलते थे, है ना। लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, हम आपको मानसून के अलावा भी करवाएंगे। मानसून में तो आपको भगवान करवाता है, भगवान का मतलब उसमें भी प्रदेश सरकार का योगदान है। जिस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम बनाए उन्होंने, तो उसका लाभ भी मिलता है कि बारिश अधिक होने पे आप चाहें तो आधे घंटे के लिए जल कीड़ा कर सकते हैं नहीं। इसके अलावा इंदिरा सागर हेतु लाइसेंस एवं गांधी सागर के लिए एलाउ जारी कर दिया गया। मड़ी खेड़ा जलाशय पे भी कार्रवाई चल रही है। कहाँ है मड़ी खेड़ा? मड़ी खेड़ा जलाशय शिवपुरी, पक्का है ना। तैयार कर लिए जो भी है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन सभी पूछने को आ जाएंगे मिलाने के लिए। अब आइए विमानन। प्रदेश में लोग विमानन से के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एविगेशन टर्बाइन फ्यूल ATF जो यूज होता है जहाजों में, कई लोग उसको व्हाइट पेट्रोल बोलते हैं। तो ATF पर वैट की दर 4% कर दी गई है। इससे वायु सेवा के विस्तार को मदद मिलेगी
और इंदौर एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। एटीएफ घटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया है। एटीएफ पर वैट 4% कर दिया गया है और इंदौर एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। इससे जो एटीएफ पर फ्यूल कम लगेगा तो जो एयरलाइंस हैं वो अधिक से अधिक यहाँ पे आएंगे व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। ये सर्वजन कल्याण का एक प्रेरणा वाक्य लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए, अपने मेंस का आंसर काम आएगा। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय, सभी लोगों का कल्याण हो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रेरणा वाक्य हैं, इसको आप ऐसे वगैरह इस्तेमाल करिएगा। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए। इसमें ही लिखा है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता एक नई योजना शुरू कर रहे हैं अपन लोग। एससी वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता शुरू कर रहे हैं इस बैच से। ठीक, तो यदि अनुसूचित जनजाति कल्याण पे कोई क्वेश्चन वगैरह आता है या कहीं ऐसा बिंदु आता है चर्चा के लिए, तो आप बताते हैं कि सरकार ये प्रयास कर रही है। इसके अलावा इन्हीं लोगों के लिए सरकार एक और प्रयास कर रही है, देवारण्य योजना चल रही है। जो देवारण्य योजना, देवारण्य योजना के अंतर्गत देव आरण्य अर्थात जो जंगल हैं, वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों को यहाँ पे देव आरण्य के इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो उनके रोजगार बढ़ावा देने के लिए वन औषधियाँ आदि के पैदा बढ़ाने के लिए इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। औषधि एवं एरोमेटिक पौधों के पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना है देवारण्य योजना। एग्जाम में आया है कि देवारण्य योजना क्या है, तो एटलीस्ट आपके पास पॉइंट्स अब नए आ गए। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो लाभांश की राशि दी जाती थी वो 75% कर दी गई है और पेसा अधिनियम 75% कर दी गई है और पेसा अधिनियम, पेसा एक्ट 1996, पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये मैं पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले भी आपको। तो पेसा अधिनियम के अंदर वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अंतर्वर्ती पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और जिला पंचायत, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और आदिवासी इलाकों के लिए जो पेसा लाया गया वो क्या है, किस रूप में लगे, ठीक, ये तैयार करिए। पेसा बहुत चर्चा में है, लगातार पेसा को लेके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर आ रहे हैं। यदि आपने पिछला मेरा वो देखा होगा रोजगार निर्माण वीडियो, तो उसमें मैंने पेसा समझाया भी है। ठीक, क्योंकि माननीय सीएम ने कहा था कि पेसा अधिनियम को मध्य प्रदेश में अच्छे से लागू किया जाए, तो वो पेसा तैयार करिए, अब चर्चा में आ रहा है बातों से। वन समितियों को लकड़ी जो वनों से निकलती है, उसको जो बेचते हैं, उससे 20% लाभ होने वाली आय का 20% उपलब्ध कराया जाने का निर्णय लिया गया है बेचने से। अब आते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय, बैगा, भारिया, सहरिया। ठीक, इनके लिए दो प्रयास हैं। एक,
श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा जिले में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं इनके लिए, ताकि उनको आजीविका के नए अवसर मिल जाए। और कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 15 जिलों में आहार अनुदान योजना शुरू करी गई है। आहार अनुदान योजना शुरू की गई है ना। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं को बढ़ाया गया है, राशि बढ़ाई गई है। 24 से 26 कर दिए, फिगर नहीं याद रखना, लेकिन बट यह है कि इसके लिए इस बार बजट में आवंटन बढ़ाया गया है। अब आते हैं अनुसूचित जाति कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं। यहां भी एक नई योजना है, अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना है। पहला कदम ये उठा रहे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना है। इसी प्रकार ओबीसी के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व पिछड़े इस वर्ग के विकास एवं कल्याण की योजना निरंतर है, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं है, छोड़ दीजिए। नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। 111 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन हाल ही पता होगा आपको कि नई आबकारी नीति में मध्य प्रदेश में शराब सस्ती कर दी गई है। ठीक, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। है विरोधाभासी क्या? कह सकता है कि प्रदेश में शराब महंगी है इसलिए नकली शराब बनती है, और सरकार नकली शराब से जो लोग मरते हैं उनको बचाने के लिए शराब सस्ती कर रही है। सरकार का उठाया गया कदम इसी हो रहे है ना, याद रखना। इसको इस तरह नहीं देखना है कि शराब सस्ती करके लोगों को कह दिए कि पेट करिए पिए, पेट नहीं करी सरकार। सरकार ये कह रही है कि क्योंकि शराब महंगी है और शराब महंगी होती है तो वहाँ पे फिर नकली शराब बनने की संभावना बढ़ जाती है, और जो नकली शराब है उसमें अपन गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते। उसको जो मजदूर वर्ग है, जो बाकी लोग हैं, वो सस्ते होने चक्कर में पी लेते हैं और मर जाते हैं। मरना तो खैर वैसे भी है, ठीक, महंगे वाली पी के मन नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें धीमे धीमे यहाँ एक बार में वन टाइम, तो उसलिए सरकार ने शराब सस्ती करी ताकि प्रदेश को, हमारे राज्य में बाकी राज्यों की तुलना में शराब महंगी है, ठीक है ना। तो दोनों ही प्रयास चल रहे हैं, एक जन जागृति अभियान और दूसरा जो है नकली शराब से उपनाम बने उसके लिए प्रयास। ये एक उन्होंने कहावत कही है, मतलब एक लाइन कही है, 2 लाइन, गरीबी से उठाऊं, गरीबी तो जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं, ऐसा कुछ भूला उन्होंने, ठीक। नगरीय और ग्रामीण निकाय, अर्बन एवं रूरल लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए 5वां राज्य वित्त आयोग की रिकमेंडेशन स्वीकार कर ली गई है, स्वीकार कर ली गई है। ठीक, अब उनको जो डिविजनल अमाउंट मिलेगा, जो स्टेट से मिलेगा जो अमाउंट, वो 10% मिलेगा, उनकी भागीदारी। वर्तमान में 5% मिलता है उनको, कोष विभाजन का जो कोष था 5% था, विभाजनीय कोष जो 5% था, ये बढ़ा के 10% कर दिया गया है। और ये जो 10% किया गया एक झटके से नहीं है, ये 2022 से शुरू होगा, 25-26 तक चरणबद्ध तरीके से होगा।
और इस मिली हुई राशि से जो स्थानीय निकाय अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप विभाजनकारी कोष से 1/4% राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। 1/4 राशि और उनको इस डिविजनल फंड से मिलेगा, जिससे उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है विभाजनकारी कोष से। 1/4% राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। इसके आगे अपन कल शुरू करेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगा लगभग, क्योंकि अब पेज बचे 26 पेज हो गए इसके अंदर। ठीक, आज मैंने पॉइंट्स लिखवाए ज़्यादा हैं, लेकिन ये मसला ना कि बैठ यहाँ खत्म हो गया, अभी तो चलेगा ही। अभी इसमें अपन ग्राफ और इसके जो बाकी चीज़ें हैं, टेबल वगैरह, वो थोड़ा स्टडी